अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पार्लिमान का कानून साजी का इख्तियार महदूद कर दिया गया। कितना महदूद, ये हम आपको बताएंगे। मामला है पार्लिमान ने कुछ अर्सा पहले जो एक कानून मंजूर किया था, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट 2023, उसे सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया। उसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, अदालत की माजी की कुछ नज़ीरें हम आपको पेश करेंगे और उस हवाले से आपको कुछ मालूमात देंगे। लेकिन ये जो मामला है ये बहुत अहम है, इसके इम्पैक्ट्स क्या है, क्या नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ सकेंगे, इस पर भी बात करेंगे। इमरान खान के साथी सेनेटर और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील जो बार के सदर भी रहे हैं, उनका लाइसेंस खतरे में पड़ गया। उन्होंने अदालत के साथ किया एक फ्रॉड। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में आ गया। क्या होगा, इस पर बात करेंगे। क्या हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। और इमरान खान की अटक से अडयाला जेल मुंतकली की दरखास्त पर समाअत हुई, उसकी कुछ तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, आज बात कर लेते हैं पहले सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट 2023। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल एक मंजूर किया था पार्लिमान ने, सदर मुमलिकत को भेजा, लेकिन उस दरमियान में ही सदर ने अभी साइन नहीं किए थे कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अमल दरामद रोक दिया। ये सुओ मोटो एक्शन था। वो जो बिल था वो सुप्रीम कोर्ट का जो सुओ मोटो का इख्तियार है वो उसी से मुतालिक था। कुछ और मामला भी उसमें थे। हुकूमत ये कह रही थी कि हमने अदालती दायरा इख्तियार बढ़ाया है, लेकिन उस वक्त उसको मुअत्तल करके एक 8 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया और वो मामला अब जेर समाअत है, गैर मुअय्यना अरसे के लिए पेंडिंग है। सदर ने उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए थे। फिर एक रोज अचानक एक अदालत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही उसी बेंच की सुनवाई कर रहे थे। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने बताया कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स रिव्यू एक्ट मंजूर किया है। और ये जो रिव्यू एक्ट है इसमें नाज़रीन ये 3-4 चीजें थी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट। एक तो ये था कि जो सुओ मोटो का इख्तियार था वो मशरूत कर दिया गया था, उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। ये नहीं कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो का इख्तियार नहीं, लेकिन उसको रेगुलेट किया गया था दुनिया के दीगर मुल्कों की तरह, जैसे भारत में है, अमेरिका में है और जगहों पर भी है। एक कमेटी, सीनियर जजेस पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील देने की प्रोविजन रखी गई थी, 3 से 5 जजेस पर मुश्तमिल। और उस कमेटी को ये फैसला करना था कि कौन सा मामला सुप्रीम कोर्ट में सुओ मोटो के तहत सुना जाएगा, आर्टिकल 184 की डोमेन में। अदालत ने इस पर कोई फैसला नहीं किया। इसके खिलाफ एक पिटीशन भी आ गई, लेकिन अदालत ने इसके ऊपर ना कोई फैसला किया, ना कोई जजमेंट, ना कोई मार्क्स पास किए और ना ही कोई अपना जो है वो जहन आश्कार किया। 19 जून को अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समाअत की और 19 जून से पहले समाअत की और समाअत के बाद उन्होंने फैसला महफूज कर लिया था। 19 जून 2 माह पहले, यानी तकरीबन 1.5 माह पहले कह लीजिए। बहरहाल अब जब आज उसका ये फैसला सुना दिया गया, आज 11 बजे का वक्त था, लेकिन कुछ 1-1.5 घंटा लेट सुनाया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, और 3 रुकनी बेंच है, चीफ जस्टिस उसकी सुनवाई कर रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर है और जस्टिस जानुल हसन। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने 87 पेजेस ये फैसला है, उसमें मुनीब अख्तर साहब ने 33 पेज का एक इजाफी नोट लिखा है। और जो फैसला है ऑपरेटिव पार्ट वो आपको बता देते हैं, मुख्तसर बताते हैं आपको। उसमें ये कहा गया है कि रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट 2023 जो है वो आइन से मुतसादिम है। फिर ये भी कहा गया है कि ये एक्ट कलअदम करार दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट पार्लिमान की कानून साजी के इख्तियार से तजावुज़ है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं। पार्लिमान सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार से मुतालिक कानून साजी नहीं कर सकती। तयशुदा उसूल है कि सादा कानून आइन में तब्दीली या इजाफा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तब्दीली अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। नाज़रीन, ये तो मामला हो गया। अब जरा हम माजी में चलते हैं।
اس ملک میں دو ترامیم ہوئی. ایک 8ویں ترمیم شخصی ترمیم تھی, آئین میں ترمیم ہوئی, اس کو چیلنج کیا گیا, وہ موجود رہی, یعنی سپریم کورٹ ضیاء کے سامنے جھک گئی. اسی ملک کی سپریم کورٹ تھی, عدلیہ جھک گئی ضیاء کے سامنے. ضیاء موجود رہے, غلام اسحاق خان موجود رہے, اور جب تک اسٹیبلشمنٹ یعنی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی رہی کہ یہ معاملہ ایسے ہی موجود رہے, اس کو عدالت نے نہیں چھیڑا. پھر ایک جھگڑا پڑا جسٹس سجاد علی شاہ اور نواز شریف کے درمیان. اس وقت جو تھی بادہ معاف کیجیے گا, بے نظیر بھٹو اور نواز شریف نے ایگری کیا, اور اس کے بعد پارلیمان نے ایک نئی آئینی ترمیم کی جسے ہم 11ویں ترمیم کے نام سے جانتے ہیں. 8ویں ترمیم کا اختیار جو صدر کا اسمبلیاں توڑنے کا اختیار تھا وہ ختم کیا گیا اس کے ذریعے. یہ بھی اس لیے ممکن ہوا کہ غلام اسحاق خان استعفیٰ دے چکے تھے. غلام اسحاق خان نے بے نظیر بھٹو کی 2 اسمبلیاں توڑی, معاف کیجیے گا 1 اسمبلی توڑی تھی, اور نواز شریف کی 2 اسمبلیاں توڑی تھی. اور ایک بار ان کے فیصلے کو سپریم کورٹ نے بدل دیا تھا, لیکن پھر وہ اسمبلی توڑ دی تھی. بہرحال یوں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بے نظیر بھٹو سے متفق ہوئے, اور 11ویں ترمیم آئی جس نے 8ویں ترمیم کو ختم کر دیا, اور جو خود اسمبلی توڑنے کا اختیار کا تھا صدر کا وہ بطل کر دیا. اس کے بعد آ گئے مشرف صاحب. جنرل مشرف کے زمانے میں جب ان کے ایکشن کو چیلنج کیا گیا, کیونکہ وہ مارشل لاء نہیں تھا, لیکن اس میں LFO آیا تھا, لیگل فریم ورک آرڈر چیلنج کیا گیا, تو جسٹس ارشاد حسن خان صاحب چیف جسٹس تھے, انہوں نے مشرف کو کہا کہ جناب آپ جاری رکھیے کام, آپ جب تک چاہیں اقتدار میں رہیے, اور آپ آئین میں اپنی مرضی کی ترمیم کر سکتے ہیں. بہرحال بعد میں ایک 17ویں ترمیم ہوئی. اس 17ویں ترمیم کے ذریعے صدر نے پھر یہ اختیار حاصل کر لیا اسمبلی توڑنے کا, جو 18ویں ترمیم کے ذریعے ختم کیا گیا. 18ویں ترمیم میں ناظرین اس وقت افتخار محمد چودھری چیف جسٹس پاکستان بحال ہو گئے تھے. 18ویں ترمیم میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کا ایک طریقہ کار تھا جس میں پارلیمان کو یہ اختیار دیا گیا تھا, اور جو بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا اس پر تمام جماعتوں نے دستخط کیے تھے. عمران خان بھی اس سے ایگری کرتے تھے, اس وقت انہوں نے بھی دستخط کیے. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ پارلیمان جو ہے وہ جیسے امریکہ میں ایک ہیئرنگ ہوتی ہے تو پارلیمانی ہیئرنگ ہوگی, لیکن پھر اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ 2 ہوں گی. ایک سپریم کورٹ ہوگی جو عام مقدمات سنے گی, اور ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگی جو کانسٹیٹیوشنل معاملات سنے گی. لیکن جب حکومت آئی تو اس وقت نواز شریف صاحب کے شاید مفادات بدل گئے. نواز شریف صاحب افتخار محمد چودھری کے ساتھ تھے, پیپلز پارٹی بھی تھی, بے نظیر بھٹو نے سب سے پہلے ان کے ساتھ کے خلاف آواز اٹھائی تھی, اور یوسف رضا گیلانی نے ان کو بحال کیا تھا, لیکن وہ نہیں ہونے دیا گیا. 18ویں ترمیم میں بھی وہ نہیں ہونے دیا گیا. ججز کے اپوائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار تھا سپریم کورٹ نے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا, اور یہ شرط رکھ دی کہ وہ 18ویں ترمیم اڑا دے گی, ادروائز اس کو چینج کیا جائے. تو پھر 19ویں ترمیم آئی جس میں ایک پارلیمانی کمیٹی بنی اور جوڈیشل کمیشن بنا جو سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی کے لیے یا ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتی کے لیے جو ہے وہ سفارشیں کرتا ہے. اور یہ جھگڑا بھی اس وقت ایک معاملہ ہوا تھا. لطیف کھوسہ صاحب اٹارنی جنرل تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ, آج کل عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. اس وقت جیلم کے کوئی جج تھے, ان کا تذکرہ آیا, ان کی اپائنٹمنٹ کے لیے حکومت کو سفارش آئی سپریم کورٹ سے, افتخار محمد چودھری صاحب نے بھیجی. ان جج صاحب کا نام تھا اور آگے تھا سکنا فلاں, یعنی فلاں ضلع فلاں گاؤں اور بلد فلاں. اس پر حکومت نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کی سائٹیشن نہیں ہے. اگر یہ وکیل ہے اور ان کو ہائی کورٹ میں جج لگنا ہے تو ایک سائٹیشن ہونی چاہیے کہ انہوں نے کتنے مقدمات لڑے, کیریئر کیا ہے, کامیابی کا ریشو کیا ہے, آئین کی اور قانون کی سمجھ کتنی ہے. پھر پھڈا پڑا اور اس کے بعد بہرحال یہ ترمیم آ گئی. لیکن ناظرین ذرا اس سے بھی پہلے چلتے ہیں, جسٹس منیر سے چلتے ہیں جو نظریہ پر ضرورت کے موجود ہے. وہ چیف کورٹ کے چیف جج تھے. وہ ساتھ چیف کورٹ کے چیف جج ہونے کے ساتھ ساتھ وزیر قانون کے طور پر یہ اس ملک کی تاریخ ہے وہ کابینہ میں بھی بیٹھتے رہے. اسکندر مرزا کو کبھی نہیں چھیڑا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے, اس نے شخصی آئین دیا. ایوب خان نے بھی شخصی آئین دیا 1962 کا آئین, اس کو بھی نہیں چھیڑا گیا, اس پر بھی سپریم کورٹ کو کوئی تکلیف نہیں تھی, حالانکہ بنیادی انسانی حقوق اس میں نہیں تھے. بہرحال 8ویں ترمیم اور 7ویں ترمیم کا تو آپ سن ہی چکے ہیں. پھر بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی.
जुल्फकार अली भुट्टो के बहुत सारे मामलात में सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनके साथ उस वक्त कोई ताल्लुकात ठीक नहीं थे, लेकिन उनको फांसी पर लटका दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो की 2 असेंबलियां तोड़ दी गई और सिर्फ अखबारी तराशों पर, और ये कहा गया कि चूंकि बेनज़ीर भुट्टो ने कुछ बाकायदा तरदीद नहीं की थी इसलिए ये तोड़ दी गई, और इसलिए अखबारी तराशे जायज़ है, और किसी केस में सुप्रीम कोर्ट में या अदालतों में कोई अखबारी तराशा जो है वो एविडेंस के तौर पर पेश नहीं हो सकता, अब तक नहीं हो सकता। बहरहाल ये भी हुआ। नवाज शरीफ साहब को मशकूक अंदाज में जो जस्टिस मुनीर के जूनियर जज थे, जस्टिस नसीम हसन शाह साहब, उनके भी बारे में बहुत सारी कहानियां किसी वक्त आपको सुनाई गई। उनके दामाद आसिफ सईद खोसा साहब ने नवाज शरीफ साहब को घर भेज दिया, और सिस्टियन माफिया की इस्तिलाह भी इस्तेमाल की, और उसको आज दुनिया में कोई नहीं मानता दुनिया में। फिर नवाज शरीफ साहब को नायल किया गया, जिस जज ने फैसला लिखा वो मरहूम हो गए, लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीजें खुद फैसले में तस्लीम कर दी थी। ये तो ठीक है, मतलब जब ये किया जाए तो ये ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये बड़ा जरूरी है इख्तियार लेना कि जी वो सुओ मोटो एक्शन लेगी। अब दुनिया में तरीकाकार क्या है सुओ मोटो का? इंडिया में एक कमेटी फैसला करती है, अमेरिका में भी एक कमेटी फैसला करती है, पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी, और अदलिया की आज़ादी का मतलब क्या है और मकसद क्या है? अदलिया की आज़ादी का मकसद हुकूमत वक्त को गलत कामों से रोकना है। अदलिया की आज़ादी का मकसद इंसानी हुकूक को यकीनी बनाना है। अदलिया की आज़ादी का मकसद शहरी हुकूक को, कानून और आइन पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। अदलिया की आज़ादी का मतलब यह नहीं है कि चीफ एक शख्स को, चाहे वो किसी भी ओहदे पर हो, उसको मुतलिकुल अरान बना दिया जाए, चाहे वो हुकूमत में हो चाहे अदलिया में हो। बहरहाल अदलिया यहाँ यही ऐसा लगता है, क्योंकि शख्सी जब फैसला होता है तो वो हमने माजी में देखा कि शख्सियात के फैसले ज़ाती अराद की बुनियाद पर होते रहे, और ये सुप्रीम कोर्ट तस्लीम भी करती रही है। भुट्टो केस में उन्होंने दबाव को तस्लीम किया। बहरहाल दूसरी बात यह है कि अदलिया की आज़ादी जो है वो ये जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स एंड रिव्यू एक्ट बना, इसमें अदलिया की आज़ादी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई थी। इसमें सिर्फ सुओ मोटो एक्शन जो लेना था उसको रेगुलेट किया गया था कि किस तरह लिया जा सकता है, और जस्टिस काजी फायज ईसा ने उसको जायज़ भी तस्लीम किया, जो अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद हो चुके हैं, माफ कीजिएगा, और वो उन्होंने किसी ऑर्डर की रोशनी में कुछ जो रिमार्क्स भी पास किए, लेकिन आज उसको कर दिया गया। अब इसका इम्पैक्ट क्या है नाज़रीन? एक इम्पैक्ट तो इसका ये है कि जो मौसर व माजी जो है वो जो अपीलें हो सकती थी वो नहीं हो सकती, यानी जो सजा नवाज शरीफ को दी है इस एक्ट के तहत जो आज खत्म किया गया है, उसमें नवाज शरीफ आकर सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की अपील कर सकते थे, एक बड़ा बेंच बन सकता था, क्योंकि अब तक का कानून ये है, रूल्स ये है कि जिस बेंच ने फैसला सुनाया नजरसानी भी वही करेगी। अब जिस बेंच ने फैसला सुनाया वो क्यों अपने फैसले को गलत कहेगी? हाँ, उससे कोई बड़ा बेंच हो तो वो कानूनी उमूर का जायजा लेने के बाद उस फैसले को वापस ले सकता है, जैसे हाई कोर्ट के खिलाफ के फैसलों के खिलाफ अपीलों में होता है। बहरहाल ये एक तो यह खत्म हो गया। अब नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं, क्योंकि जो सजा 5 साल कर दी गई है, 62(1)(f) की तशरीह करके सजा 5 साल मुकर्रर कर दी गई है इंडेफिनिट पीरियड के बजाय या लाइफ टाइम के बजाय, वो मौसर माजी नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तानी कानून भी यही कहता है, आइन भी यही कहता है, और अदालतें जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में कानून साजी है उसको स्ट्राइक डाउन करती रही हैं और दुरुस्त करती रही हैं। लेकिन अब नवाज शरीफ को वो नहीं मिलेगा, इमरान खान साहब को वो 5 साल का फायदा मिल जाएगा, जहांगीर तरीन को भी वो नहीं मिलेगा। एक इफेक्ट तो इसका ये हुआ। दूसरा इफेक्ट इसका ये है कि अदलिया जो है वो बालातर हो गई है पार्लिमान के। पार्लिमान अवाम की इज्तिमाई दानिश का दायरा है, पार्लिमान को कानून साजी करनी है, पार्लिमान का कानून साजी का इख्तियार लामहदूद है, उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, ये आइन में लिखा है। आइन में यह भी लिखा है नाज़रीन के कोई आईनी तरमीम या पार्लिमान का मंजूर करदा कानून अदालतों में चैलेंज नहीं हो सकता, अदालतें उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकती अनटिल एंड अनलेस वो आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम हो या फिर इंसानी हुकूक के खिलाफ हो। लेकिन यहाँ शख्सियात को तो जो इंसानी हुकूक पर पाबंदियां लगाते हैं उनको तो बड़ी हंसी खुशी रज़ा और रग़बत के साथ तमाम इख्तियारात मिल जाते हैं, लेकिन पार्लिमान का ये इख्तियार महदूद हो गया है। यानी अब पार्लिमान जो है वो लोगों से पूछेगी, अदालत से पूछेगी कि भाई हमें ये बताइए कि हम कौन सा कानून बना सकते हैं और कौन सा नहीं।
पार्लिमान के इख्तियार पर कदगन दुनिया भर में नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि पार्लिमान ने आइन बनाना होता है, पार्लिमान ने आइन में तरमीम करनी होती है, पार्लिमान ने कानून बनाना होता है, उसमें तरमीम करनी होती है। अवाम की इज्तिमाई दानिश का अदारा है, अब वो अवाम की इज्तिमाई दानिश को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकेगी, और ये सरासर गैर आइनी एक्ट होगा अगर पार्लिमान के कानून साजी और आइन साजी के इख्तियार पर पाबंदी लगाई जाए। नाज़रीन, अभी इसके ऊपर बातें होती रहेंगी, माहिरीन से किसी वक्त बात करके और भी आपसे बात करेंगे। हुकूमत क्या करेगी, स्पीकर कौमी असम्बली मौजूद है, क्या वो रिव्यू में जाएंगे, क्या इस फैसले को चैलेंज करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। और चैलेंज आज चूँकि 12 अगस्त है, या हाँ 11 अगस्त है आज, 1 महीने तक इसमें पिटीशन हो सकती है। पिटीशन फाइल होगी तो उस वक्त तक, रिव्यू जब फाइल होगा तो उस वक्त तक हो सकता है जस्टिस काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के उहदे का चार्ज संभाल है, और उस वक्त ये समाअत में आ जाए तो हो सकता है कोई फैसला तब्दील हो जाए। अदरवाइज ये मामला अब पार्लिमान के जो कानून साजी और आइन साजी का इख्तियार है और तरामीम का, वो महदूद कर दिया गया है। इस पर अब इतनी ही बात।